सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ थ्रोन वर्ल्ड एक्सप्लेन वाला प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग गेम ऑफ थ्रोन के दुनिया से अलग अलग कहानियां लेके आते हैं। जो हमारा मेन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में एगॉन कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट किए थे। आज की कहानी उसको फॉलो नहीं करेगी, हम लोग उसको एक हफ्ते का ब्रेक दे रहे हैं। आज की कहानी होगी इस यूनिवर्स का एक बोनस एपिसोड, जिसमें हम लोग जोरा मोहम्मद के बैक स्टोरी जानेंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोग एपिसोड 3B यानी जो एगॉन का कोरोनेशन कंप्लीट देख चुके हैं। हम लोग ये भी देख लिए थे कि आगे की स्टोरी जो होगी हमारी, वो मेगॉर द क्रूएल पे बेस्ड होगी। उसके बाद जहरिस द ओल्ड की भी आएगी, लेकिन वो सब एपिसोड फिलहाल नहीं आएगा। जो आज का एपिसोड है वो है एक्स्ट्रा बोनस एपिसोड नंबर 1, विच इज ग्रेजॉयज रेबेलियन और जोरा मोमोंट। एंड टू बी प्रिसाइज, ये जोरा मोमोंट पे ही फोकस ज्यादा करेगी, नॉट ऑन ग्रेजॉयज रेबेलियन। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है रॉबर्ट रेबेलियन के बाद से, जब रॉबर्ट बराथियन ने टारगेरियंस को ओवरथ्रोन किया था। उसके बाद अब रॉबर्ट बराथियन के पास करने को कुछ नहीं था। वो आयरन थ्रोन पे बैठा रहता, शराब पीता रहता, और काइंड ऑफ आसपास के जो हाउसेस, जो आसपास के किंगडम्स थे, वो लोग अब रॉबर्ट को इनकॉम्पिटेंट मानने लगे थे। उनको ऐसा लगता था कि रॉबर्ट अब आयरन थ्रोन के काबिल नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि रॉबर्ट अपने महल में अपने स्मॉल काउंसिल के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, तभी ग्रैंड मास्टर पाइसल के पास आता है एक लेटर, जिसमें लिखा होता है कि ग्रे जॉयज ने रेबेलियन कर दिया है। ठीक है, अब ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक ये इतने समय से जो आयरन आइलैंड वाले थे, ग्रे जॉयज थे, ये लोग आयरन थ्रोन के वफादार थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग रेबेलियन कर दिए? और दूसरी बात, रॉबर्ट को ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट उसको चैलेंज है, क्योंकि उसको कई बार ये खबरें सुनाई देता था कि लोग अब उसको अनकम्पिटेंट मान मान रहे हैं। उसको ऐसा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि रॉबर्ट अब नहीं है राजा बनने लायक। तो ये जो चैलेंज है, ग्रेजॉयज का रेबेलियन है, ये डायरेक्ट उसको चैलेंज है। ठीक है, तो अब रॉबर्ट ये फैसला लेता है कि वो अपनी रॉयल आर्मी भेजेगा और ग्रेजॉयज रेबेलियन को खत्म करेगा। यहाँ से आगे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ग्रेजॉयज रेबेलियन में हुआ क्या। उतनी ही बातें जानेंगे जितना हम लोगों को जानना जरूरी है जोरा मोमेंट के लाइफ को जानने के लिए। हम लोग पूरी तरह हर एक डिटेल में फोकस नहीं करेंगे इस पे। डिटेल में ग्रेजॉयज रेबेलियन पे फोकस करेंगे हम लोग अपने गेम ऑफ थ्रोन वाले सीरीज के लास्ट एपिसोड में, जब रॉबर्ट रेबेलियन खत्म होगा उसके आगे की कहानी में। ठीक है, फिलहाल हमारा मेन फोकस है जोरा मोमेंट, तो हम लोग अभी इसके बारे में उतना ही जानेंगे जितना जानना जरूरी है जोरा मोमेंट के लाइफ की स्टोरी के लिए। ठीक है, तो ग्रेजॉयज रेबेलियन हुआ था आयरन आइलैंड्स में, और आयरन आइलैंड्स का उस समय का जो लॉर्ड था वो था बेलॉन ग्रेजॉय। तो बेलॉन ग्रेजॉय ने जो आयरन थ्रोन है उसके खिलाफ रेबेलियन किया। उसने ऐसा किया अपने आइलैंड पे मौजूद, आयरन आइलैंड पे मौजूद और भी बाकी के हाउसेस के मदद से। सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। अब आगे ग्रेजॉयज ने क्या किया, कैसे वो हारे, इसका एग्जैक्ट डिटेल में तो नहीं जा रहे हम लोग। तो इतना बस बता दें कि ग्रेजॉयज ने एक बड़ा हमला किया था लैनिस्पोर्ट पे। ठीक है, ये लोग लैनिस्पोर्ट को पूरा बर्बाद कर दिए थे, जिसके बाद स्टैनिस बराथियन ने लीड करते हुए, रॉबर्ट के आर्मी को लीड कर रहा था स्टैनिस बराथियन, और स्टैनिस बराथियन ने लीड करते हुए आयरन फ्लीट को मार गिराया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या। जब स्टैनिस बराथियन ने आयरन फ्लीट को मार गिराया, तब फाइनली आयरन फ्लीट भागकर अपने आयरन आइलैंड में जाकर छुप गए। ठीक है, और बेलॉन ग्रेजॉय भी वहीं रहा। अब रॉबर्ट को ऐसा लगा कि इतना बड़ा चैलेंज, आयरन थ्रोन को कोई चैलेंज कर दे और वो जिंदा रहे, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। रॉबर्ट बराथियन ने बहुत सारे छोटे बड़े हाउसेस के साथ अलायंस बनाया और अपनी एक बड़ी सी आर्मी बनाई, और वो निकल गया आयरन आइलैंड के लिए। अब रॉबर्ट बराथियन के साथ इस सेना में बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे जो वेस्टरोस के अलग अलग जगह से आए थे। इसमें उसके साथ स्टैनिस था, सर बैरिस्टर सेल्मी थे, नेड स्टार्क था, और था जोरा मॉमंट। अब जोरा मोमेंट कौन है भाई? बाकी लोग तो क्यों फेमस है हम लोग जान रहे हैं, बट जोरा मोमेंट इसके साथ क्यों है? जोरा मोमेंट का इससे पहले की स्टोरी हम लोग नहीं जानते कि वो फेमस कैसे है। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे कि जोरा मोमेंट का लाइफ कैसा था। थोड़ा अभी यहाँ पे जो ग्रेजॉयज रेबेलियन में आगे क्या हुआ, रॉबर्ट लेके जब गया आर्मी, क्या होता है, इसके स्टोरी को पॉज कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जोरा मोमेंट कहाँ से है, कौन है। तो जोरा मोमेंट इस समय था लॉर्ड ऑफ द बेयर आइलैंड। जोरा मोमेंट नॉर्थ का एक बहुत अच्छा तलवारबाज था, लेकिन जोरा हमेशा से एक अच्छा तलवारबाज नहीं था। जोरा को बचपन में तलवारबाजी का कोई शौक नहीं था। तो चलिए जानते हैं जोरा का चाइल्डहुड कैसा था। जोरा की जो पहली वाइफ थी, जिसको वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, वो तब गुजर गई जब जोरा सिर्फ 16 साल का था, और वो उसकी वाइफ पहले बच्चे के लिए प्रेग्नेंट थी। ठीक है, इसके मरने के बाद जोरा ने
तलवारबाजी को बहुत सीरियसली लिया और सिर्फ 10 साल में वो बन उभर के निकलता है नॉर्थ का एक बहुत अच्छा तलवारबाज। जोरा जहाँ से था उसका नाम था बेयर आइलैंड। बेयर आइलैंड में जो लॉर्ड थे उस वक्त, उसके पिता वो थे जियोर मॉमंट। जो जब जोरा एक अच्छा तलवारबाज बन जाता है तो उसके पिता को लगता है कि अब समय आ चुका है ये लॉर्डशिप अपने बेटे को देने का, और इसीलिए उसके पिता फैसला लेते हैं कि वो नाइट्स वॉच को ज्वाइन करेंगे। अब नॉर्थ के लोगों के लिए नाइट्स वॉच को ज्वाइन करना एक ऑनरेबल डिसीजन होता है कि वो लोग अपने हाउस का ऑनर ऑनर बढ़ाने के लिए अक्सर नाइट्स वॉच ज्वाइन करते हैं, और यही सेम काम किया था जोर मोहम्मद ने। जोर मोहम्मद नाइट्स वॉच में काम करते करते अपने पोजीशन को ऊपर करते करते वो आगे चल के लॉर्ड कमांडर भी बनते हैं, जो कि हम लोग गेम ऑफ थ्रोन के शो में देखे हैं इनका आगे का स्टोरी। जब जोरा मोहम्मद अपना लॉर्डशिप देके गए अपने बेटे जोरा मोहम्मद को, तो उन्होंने अपने हाउस की आइकनिक तलवार वैलेरियन स्टील की तलवार लॉन्ग्स क्लॉ भी अपने बेटे को दे दिया था। जोरा मोहम्मद उस तलवार के साथ, एक तो वो बहुत अच्छा तलवारबाज, दूसरा उसके पास एक आइकनिक वैलेरियन स्टील की तलवार के साथ पूरे नॉर्थ में धूम मचा के रखा था। सब लोग जान चुके थे कि जोरा मोहम्मद एक अच्छा नाइट है, एक अच्छा योद्धा है। हालांकि अभी तक उसने उसे नाइटहुड नहीं मिला है, लेकिन वो एक अच्छा योद्धा उभर के आया था। और इसीलिए जब ग्रेजवाइज रेबेलियन के दौरान रॉबर्ट ने सेना इकट्ठा किया तो उसने जरूर से याद से बुलाया जोरा मोहम्मद को। अब हम लोग वापस से आते हैं उस स्टोरी में कि रॉबर्ट बराथियन ने अपनी सेना इकट्ठा कर ली है। अब वो जा रहा है आयरन आइलैंड्स की ओर। अब जब वो आयरन आइलैंड की ओर जाता है तो स्टैनिस बराथियन चला जाता है ग्रेट विक आइलैंड पे अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेके, उधर लोगों को खत्म करने, वहां के हाउसेस को कब्जे में लेने। और जो सर बैरिस्टर सेल्मी हैं जो किंग्स गार्ड थे, वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेके ओल्ड विक आइलैंड पे चले जाते हैं। लेकिन जो मेन था यानी रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क, ये लोग जाते हैं पाइक, जो मेन कैपिटल आइलैंड है आयरन आइलैंड्स का। ठीक है। जब वो लोग यहाँ पहुंचते हैं तो एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। जो भी लोग उनके सामने झुक जाए ठीक, बाकी जो नहीं झुके उनको मार के आगे बढ़ो। पूरा स्ट्रोम ला देते हैं उस आइलैंड पे, और फिर वो पहुंचते हैं जो पाइक का कासल है वहां। इन्हें पता चलता है कि जो पाइक का कासल है वो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स पे बना हुआ है और सब आपस में ब्रिज से कनेक्टेड है। ठीक है, सब लोग पूरा ब्रिज से कनेक्टेड है, और उस ब्रिज पे वहां के ट्रेंड फाइटर्स होते हैं। और सिर्फ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ब्रिज जो कि हिलता उलता रहता है हवा से, और वहां पे उसके ट्रेंड फाइटर होते हैं। तो वहां पे उनसे लड़ना होगा, सेना लेके जा पाना पॉसिबल नहीं है, सिंगल सिंगल ही आदमी जा पाएगा, है। और वहां पे उसके फाइटर होते हैं जो इस चीज में झूले पे लड़ने के लिए बोले ट्रेन है ना। ये लोग यहाँ पहुंच तो जाते हैं पाइक में अपनी पूरी आर्मी के साथ। रॉबर्ट पाइक को चारों साइड से, पाइक के कैसल को चारों साइड से घेर लेता है, लेकिन वो नहीं घुस पा रहा था उस दीवार के अंदर। ठीक है, दीवार बहुत मोटी और बहुत मजबूत दीवार था, वो लोग अंदर नहीं आ पा रहा था। और इसीलिए रॉबर्ट ने सीज मशीन बुलवाया। सीज मशीन वो मशीन होती है जो बड़े बड़े पत्थर फेंकती है कैपॉल्ट की तरह, है ना। तो वो सीज मशीन लेके आता है ताकि वो दीवार को तोड़ पाए। और इस मोमेंट को, इस चीज को कहा जाता है सीज ऑफ पाइक। सीज ऑफ पाइक किया गया था। अब ये लोग दीवार तोड़ के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कैसल में घुसेंगे कैसे। कैसल में घुसने का जो मेन रास्ता है, पहली बात वो बड़े मोटे दीवार से बंद है। दूसरी बात उसके आगे है सिर्फ बहुत सारे डिफरेंट ब्रिजेस जिसको पार करने, जिसपे जो ग्रेजवाइज के आर्मी वाले हैं, सोल्जर्स हैं, वो खड़े हैं, ट्रेन सोल्जर। और महल में घुसना जरूरी है। महल में घुसना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेलोन ग्रेजवाय जो इन लोगों का मेन किंग है, जो लीडर है, जिसने रेबेलियन स्टार्ट किया, वो उसी महल में छुप के बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसे मारना या फिर इसे पकड़ना तो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, होस्टेज में इसी को लेना होगा। नाउ काम आता है थॉरस ऑफ मीर। ये थॉरस ऑफ मीर गेम ऑफ थ्रोन में मौजूद एक बहुत फेमस कैरेक्टर है। ये था रॉबर्ट बराथियन का सबसे अच्छा दोस्त। ये और रॉबर्ट बराथियन अक्सर साथ में शराब पीते नजर आते थे, दोनों एक नंबर के पियक्कर थे। और इस मोमेंट पे भी थॉरस शराब पी के बैठा था। थॉरस अपना शराब का बोतल खत्म करता है, अपने तलवार में आग लगाता है, और बिना कुछ सोचे समझे चार्ज कर देता है महल की ओर, एकदम और पूरे जोश में। जब वो इतने जोश में महल की ओर घुसता है तो उसके साथ पीछे पीछे आता है जोरा मोहम्मद। तो मतलब जोरा मोहम्मद और थॉरस ऑफ मीर अपने फुल कॉन्फिडेंस, फुल फोर्स के साथ घुस रहे हैं महल की ओर। और वो इनका इतने फोर्स में घुसते हैं कि उनके सामने कोई नहीं टिक पाता, और वो लोग सीधा महल के अंदर चले जाते हैं सभी को मारते हुए। जब देखता है रॉबर्ट बराथियन, नेड स्टार्क, स्टैनिस बराथियन कि अरे ये लोग तो अंदर चले गए, तब उनमें भी हिम्मत आती है और वो लोग भी पीछे पीछे आते हैं। जब रॉबर्ट बराथियन और स्टैनिस बराथियन अंदर पहुंचते हैं तो उनको दिखता है कि बेलोन ग्रेजॉय ऑलरेडी अपने घुटने पे है, क्योंकि जोरा मोहम्मद ने सभी को मार के उसे अपने घुटने पे ला दिया है और वो झुक के रेडी है, हार मानने को तैयार है। ये देखकर रॉबर्ट बराथियन जोरा मोहम्मद को इस वॉर का, इस पूरे रेबेलियन को खत्म करने का हीरो बताता है, और वहीं पे उसे नाइटहुड देता है। रॉबर्ट बराथियन जोरा मोहम्मद को नाइट करता है। ठीक है,
अब रॉबर्ट का मन है कि वो बेलोन ग्रेजॉय को मार डाले, ठीक है, क्योंकि उसने आयरन थ्रोन के खिलाफ विद्रोह किया है। लेकिन स्टैनिस ये आइडिया देता है, स्टैनिस कहता है बेसिकली कि अगर हम लोग बेलोन को मार देंगे तो क्या गारंटी है कि आगे कोई और आयरन आयरन से विद्रोह ना करेगा, है ना? विद्रोह को रोकने का तरीका ऐसे नहीं है। विद्रोह का रोकने का सही तरीका है कि जो बेलोन का छोटा बेटा है, थियोन ग्रेजॉय, उसे हम लोग नेड स्टार्क के पास होस्टेज दे देते हैं, ठीक है? अब इन फ्यूचर अगर कोई ग्रेजॉय या आयरन आयरन से कोई भी अगर रेबेलियन करता भी है, तो द मोमेंट ये रेबेलियन स्टार्ट होगा, नेड स्टार्क थियोन का गला काट देगा, ठीक है? तो अगर अपने बेटे का गले बचाना है तो तुमको आगे अपने आप खुद या खुद के आइलैंड से कोई भी रेबेलियन नहीं होने देना है। ये काम दिया जाता है बेलोन ग्रेजॉय को। और इसी मोमेंट पे अब तो हम लोग जान गए कि जोरा मोमेंट बन चुका है ये हीरो, है ना? नेड स्टार्क थियोन ग्रेजॉय को लेके विंटरफेल चला जाता है और पूरे वेस्टरोस में कहानी फैल जाती है कि एक यंग नाइट फ्रॉम नॉर्थ जोरा मोमोन इस पूरे रेबेल को खत्म करने के लिए हीरो है। मतलब वो हीरो बन चुका है पूरे वेस्टरोस का। कहानियां फैलने लगी इधर उधर। अब नेड स्टार्क तो चला गया विंटरफेल, लेकिन रॉबर्ट बैराथियन ने जोरा मोमन को लेके और बाकी बहुत सारे नाइट्स को लेके वो लोग गए लैनिसपोर्ट। क्यों? क्योंकि लैनिसपोर्ट पे एक टूर्नामेंट रखा गया है इस विक्ट्री के सेलिब्रेट करने के लिए। रखा किसने है? टाइविन लैनिस्टर ने। क्यों? क्योंकि उसका जो दामाद है उसने अपने थ्रोन के खिलाफ एक बहुत बड़ा रेबेलियन को खत्म कर दिया है, ठीक है? तो अब ये लैनिसपोर्ट पे रखा गया है टूर्नामेंट और इसमें इसमें पार्टिसिपेट करने आया है अब जोरा मोमन भी। अभी नया नया नाइट बना है और वो अब पार्टिसिपेट करेगा टूर्नी में। अब जैसे ही जोरा मोमेंट यहाँ पहुंचता है उसकी आंखें मिलती हैं लेनेसी हाई टावर से। लेनेसी हाई टावर एक बहुत सुंदर और बहुत अमीर घर की लड़की थी। इन दोनों जैसे ही इन दोनों की आंखें मिलती है दोनों में कुछ कुछ होने लगता है। और जोरा मोमेंट तो उसी की सुंदरता देख के कायल हो ही जाता है, लेकिन लेनेसी भी ये देख के कि यही है वो हीरो जिसकी कहानी हम लोग अभी सुन रहे थे कि कैसे इसने आयरन 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 पे अपना जाबाजी दिखाया, ये सुन के वो भी बहुत इंप्रेस होने लगती है। और जोरा जोरा का क्या था भाई, अब तो उसको मालूम चल गया कि वो भी धीरे धीरे इंप्रेस हुए, तो वो और इंप्रेस करने के लिए इस टूर्नामेंट में आग लगा देता है। एकदम खतरनाक परफॉर्म करता है, एक एक करके सभी नाइट्स को हराने लगता है टूर्नामेंट में, ठीक है? चाहे वो किंग्स कार्ड हो या चाहे कोई भी बड़ा नाइट हो, सबको एक एक करके अनहॉर्स करते जाता है। सबको हराने के बाद जो अब वो फाइनल में पहुंच चुका है और फाइनल में उसका टूर्नामेंट होगा विथ जेमी लैनिस्टर। जेमी लैनिस्टर वर्सेस जोरा मोमोंट, ठीक है? अब फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है। फाइनल जोस्टिंग मैच बिटवीन जोरा मोमोंट एंड जेमी लैनिस्टर। एक बार भाला टूटा, 2 बार भाला टूटा, 3, 4, 5, 7, 9 बार भाले टूट गए, लेकिन अभी तक कोई भी अनहॉर्स नहीं हुआ है। आम तौर पर ये 10 मिनट 5 मिनट चलने वाला जोस्टिंग मैच 30 मिनट तक घिंच चुका है और ये इतना लंबा मैच बर्दाश्त नहीं हुआ रॉबर्ट बैराथियन से। इसको जल्दी था किसी कहीं जाने का और ये क्या करता है अपने चेयर से खड़ा होता है और जोरा मोमोन को विनर घोषित कर देता है, जिसके कारण अपना जेमी लैनिस्टर, सर्सी और टाइविन सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? अब गुस्सा होके इनका जो क्या पॉलिटिक्स है ये तो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, लेकिन जोरा मोमोन जब वो जीतता है तो जो विनर होता है पूरे टूर्नामेंट का उसको ना किसी भी एक लेडी को एक गार्लैंड ऑफ फेयर एंड ब्यूटी दिया देना होता है, किसी एक लड़की को दिया जाता है। जैसे हम लोग उसमें देखे हाउस ऑफ ड्रैगन में देखे थे कि जब डेमन टारगेरियन जीतता है तो वो अपनी रेनेरा को देता है ना? रेनेरा को देता है। रेनेरा को, हाँ। तो ऐसे ही कोई भी जब भी जीता है, पहली अगर गेम ऑफ थ्रोन का जो पहला सीजन देखोगे तो उसमें भी लॉरेस टेरल सैंसा को देता है, सैंसा को देता है लॉरेस टेरल, हाँ। तो ये होता है कि आपको किसी को देना होगा, तो अब ऑब्वियसली जोरा मोमोंट किसे देगा भाई? तो वो देता है लेनेसीड हाई टावर को। यानी और ये पूरा खबर फैल जाता है कि काइंड ऑफ ऐसा है कि आपने प्रपोज कर दिया है उसे, काइंड ऑफ एग्जैक्टली वो नहीं है, मतलब ये है कि आपने उस पूरे भीड़ में मौजूद सारी लेडीज में सबसे सुंदर लेडी आपने इसको कह दिया है। अब इस मोमेंट पे पूरे में फैल जाता है खबर की यंग नाइट जोरा मोमोन था जिसका अभी हम लोग कहानी सुन रहे थे, उसने जो गार्लैंड ऑफ फेयर एंड ब्यूटी है वो लेने से हाई टावर को दिया है। इसी टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा होता है जिसमें जोरा मोमोन मिलता है लॉर्ड हाईटावर से, यानी लेनेसी के पिता से। इस मोमेंट पे जोरा मोमोन का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो डायरेक्ट जाके लॉर्ड हाईटावर को बोलता है कि हमको आपकी बेटी से शादी करना है। लॉर्ड हाईटावर ये जानते हैं कि वो एक बहुत अमीर घर से हैं, बहुत अमीर हाउस है उनका। हाईटावर हाउस सबसे अमीर हाउसेज में आता है वेस्टरोस का, जबकि हाउस मॉर्मॉन्ट सबसे गरीब हाउसेज में आता है, ठीक है? बहुत गरीब हाउस है, लेकिन स्टिल वो अपनी बेटी का शादी कर देते हैं जोरा मोमोन से। जोरा लेनेसी हाई टावर को लेके आ जाता है अपने बेयर आइलैंड पे और अपने रहने लगता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन रहता नहीं है।
1 महीने, डेढ़ महीने के बाद होने क्या लगता है कि लेनेसी हाइटावर को बचपन से आदत है कि अपने आस-पास बहुत सारी दासियाँ हैं, 50-60 दासियाँ उसके साथ हैं। उसका कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है। हर दिन वो नए कपड़े पहनती है, उसको बहुत सारे ज्वेलरीज़ का आदत है, अच्छा खाना खाने का आदत है। लेकिन बेयर आइलैंड पे उसको सिर्फ़ 1 दासी मिली है, ठीक है? एक ठीक-ठाक सा गाउन मिला है, कपड़े मिले हैं, ज्वेलरी मिली है और वही उसी में उसको काम चलाना है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ी होने लगती है। वो अक्सर अपने पति से लड़ाई करने लगती है कि हमको ये दिलवाओ, हमको वो दिलवाओ। अब जोरा मोमोन लेनेसी से प्यार तो बहुत करता था, तो वो क्या करता है, ओवर बजट जाने लगता है, ओवर एक्सपेंड करने लगता है। अपनी बीवी के लिए बहुत सारी दासियों को लाता है, अपॉइंट करता है, बहुत सारे कपड़े लाता है। लेनेसी का ऐसा था कि जो कपड़ा वो एक बार पहन ली, वो दोबारा नहीं पहनेगी, तो कपड़े उसके लिए बहुत सारा लाता है, ज्वेलरीज़ लाता है, खाने-पीने के लिए उसको अच्छा-अच्छा चीज़ लाता है। लेकिन ये हाउस मॉर्मन तो एक गरीब हाउस था ना, इतना पैसा कहाँ से खर्च करवा रहा है? तो जोरा मोमोन ने लिया था बहुत सारे लोन्स। इनफैक्ट जोरा मोमोन ने बहुत सारे लोन लेके एक बहुत बड़ा शिप भी बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, ताकि वो ये दोनों जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल कर पाएँ जब मर्ज़ी, ठीक है? अब इतना लोन लिया कि अब जोरा के ऊपर आने लगा था प्रेशर इस लोन को रीपे करने के लिए। जोरा क्या करता था कि वो अक्सर दूसरे पैसा तो पे करना है ना, रीपे करना है, तो वो क्या करता था ना कि कई सारे टूर्नामेंट्स में जाता था कि जीतेंगे और हम पैसा चुका देंगे लोगों को। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब किस्मत खराब होता है तो हर तरफ से हमला होता है। अब वो कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहा है। अब वो जा रहा है सारे टूर्नामेंट उल्टा हार जा रहा है और हारने वाले को और भी पे करना पड़ता है वहाँ। तो लोन पे लोन बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। लेकिन उसकी वाइफ का जो डिमांड है वो कम होने को नज़र नहीं आ रहा है। एक दिन जोरा अपने बेयर आइलैंड पे अपने महल में था, तभी वहाँ आता है एक टाइरोसी मर्चेंट। अब देखो, जो नॉर्थ है, वेस्टरोस का जो नॉर्थ किंगडम है, वहाँ स्लेवरी बैन है, ठीक है? कोई भी स्लेव नहीं बना सकता है किसी को। हाउस स्टार्क्स ने ये नियम सैकड़ों सालों पहले बनाया था कि कोई भी आदमी कभी भी किसी को स्लेव नहीं बनाएगा, क्योंकि सबका अपना जीने का राइट है। हम लोग किसी को खरीद बेच नहीं पाए सकते। लेकिन एसोस में स्लेवरी बैन नहीं है। वहाँ स्लेवरी चलता है। हम लोग जानते हैं, गेम ऑफ थ्रोन में भी देखते हैं कि डेनेरिस अलग-अलग जाके स्लेवरी को खत्म करती है। बट स्लेवरी वहाँ था। तो ये टायरोस वाले जो मर्चेंट था, इसको चाहिए था कुछ स्लेव्स, जो कि इसको एसोस में नहीं मिल पा रहे थे। ये यहाँ स्लेव के लिए नहीं आया था। ये बातों-बातों में जोरा को बताता है कि मुझे स्लेव्स चाहिए और जोरा बोलता है क्या बदले में पैसे मिलेंगे? और ये पता चलते ही कि पैसे मिलेंगे, जोरा क्या करता है, अपने आइलैंड पे मौजूद 3 पोचर्स को पकड़ के उस टायरोसी मर्चेंट को बेच देता है, जिसके बदले में उसे मिलता है बहुत सारा पैसा। अब ये बात समहाउ पता चल जाती है नेड स्टार्क को। अब ऑनरेबल आदमी नेड स्टार्क, भाई उसका नियम कैसे तोड़ दिया गया, उसके हाउस द्वारा बनाया गया नियम कि हम लोग स्लेवरी नहीं करेंगे। नेड स्टार्क ये जजमेंट देता है, ये सेंटेंस देता है कि जोरा मोमन को मार दिया जाएगा और वो खुद निकलता है जोरा मोमन को मारने के लिए अपने तलवार से, उसको बिहेड करने के लिए। खुद क्यों जाता है? क्योंकि द मैन हु पासेस द सेंटेंस शुड स्विंग द स्वॉर्ड। अब नेड स्टार्क निकल चुका है अपने विंटरफेल से बेयर आइलैंड की तरफ, लेकिन यही बात पता चल गई है जोरा मोमन को भी कि नेड स्टार्क खुद आ रहा है मुझे मारने। अब किसी भी आदमी के पास जिसको नेड स्टार्क मारने आ रहा है, तो ऑप्शन है क्या? पहली बात कि फोर्सेज इकट्ठा करो, नेड स्टार्क से लड़ लेंगे। दूसरा कि भाग जाओ यहाँ से। जो पहला ऑप्शन है कि फोर्सेज इकट्ठा करो, कोई भी इंसान जिसका बुद्धि ठीक है, वो नॉर्थ में नेड स्टार्क के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं होगा, है? तो ये बात जोरा मोमन को भी पता थी, इसलिए जोरा मोमन डिसाइड करता है कि हम तो भाग जाएंगे भाई। तो जब तक नेड स्टार्क बेयर आइलैंड की तरफ पहुंच ही रहा है, तब तक जोरा मोमन निकल चुका है और जब वो पहुंचता है बेयर आइलैंड, तब वो क्या देखता है कि जो कासल है मॉर्मॉन्ट का, उसके उसमें कौन बैठी हुई है? मेज मॉर्मॉन्ट। ये कौन है? जोरा की बुआ, जियोर मॉर्मॉन्ट की बहन, ठीक है? हम लोग गेम ऑफ थ्रोन में देखते हैं लियाना मॉर्मॉन्ट, एक बच्ची, है ना? वो इसी मेज मॉर्मॉन्ट की बेटी होती है। अब इन्वेस्टिगेट करता है नेड स्टार्क, भाई कहाँ चला गया ये जोरा मॉर्मॉन्ट, तो उसे पता चलता है कि जोरा एसोस की ओर निकल चुका है, ठीक है? अब नेड स्टार्क ये सोचता है कि पूरे एसोस में हम कहाँ जोरा को ढूंढते फिरेंगे, तो वो क्या करता है, वो जजमेंट ये देता है कि जोरा इज नाउ एग्जाइल्ड, अब उसको वेस्टरोस से निकाल दिया गया है, जिस मोमेंट वो वेस्टरोस में कदम रखेगा हम उसको मार देंगे, ठीक है? तो अब जोरा एग्जाइल्ड है वेस्टरोस से, वो अपने एसोस में जहां भी रहे। अब जोरा भाग तो गया था यहाँ से डिसऑनरेबल काम करके, लेकिन जाते जाते उसने एक अच्छा काम किया था, वो ये था कि उसका जो हाउस का तलवार था वेलिन स्टील का लॉन्ग क्लॉ, वो लेके नहीं गया अपने साथ, वो अपने बुआ के पास छोड़ के गया और वो ये कह के गया, इस तलवार को मेरे पिता के पास पहुंचा देना कैसल ब्लैक में। और यही होता है, हम लोग जानते हैं कि आगे ये तलवार
जोरा मॉर्मन के पास पहुंच जाती है, बताते हुए कि ये तलवार वो मेरा बेटा मेरे हाउस के लिए डिसऑनर लाया, लेकिन जाते जाते एक अच्छा काम करके गया कि वो तलवार हमारे लिए छोड़ के गया। लेकिन ये तलवार वो खुद भी अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि उनको ये बोझ लगता है, उनको इसको याद आता है कि उसके पिता ने क्या गलत काम किया था। इसलिए वो आगे चल के ये तलवार जॉन स्नो को गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जॉन स्नो के पास जो लॉन्ग स्लो है वो जोरा मॉर्मॉन्ट का है, जो कि उसके पिता जोरा मॉर्मॉन्ट ने दिया था। ठीक है, अब जोरा मॉर्मॉन्ट भाग चुका है एसोस की ओर। कहाँ गया वो अलग अलग जगह एसोस में भाग रहा था। सबसे पहले तो वो ब्रावोस जाता है, वहां जाके कुछ स्लेवरी का काम करता है, वो स्लेव ही बन जाता है, वो स्लेवरी करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। ब्रावोस का जो ठंडा मौसम था ना, वो उसकी वाइफ को सूट नहीं आया किया। तो उसकी वाइफ फिर से नखरा करने लगी, ब्रावोस में नहीं रहना। तो फिर वो फाइनली वो लोग जाके लीस शहर में बस जाते हैं। अब जोरा ने स्लेवरी करके पैसे तो कमाए थे अब तक में, लेकिन वो पैसे एनफ मतलब वो लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि वो अपनी वाइफ का अभी भी डिमांड कंप्लीट कर पाए। ठीक है, मतलब अभी भी इतना कुछ हो गया, लेकिन उसकी वाइफ का डिमांड खत्म नहीं हुआ है। जो पैसे जोरा ने कमाए वो पैसे उसको लोन जो इतना सारा लिया था उसके रिपेमेंट करने में खत्म हो गए। ठीक है, तो अब जोरा को चाहिए एक नया काम, नया जॉब। जोरा को वहां मिलता है एक यंग प्रिंस लीस का, जो कि था ट्रेगार और मोलेन। ये यंग प्रिंस जोरा को अपने हाउस में अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लेता है। इसको रखा था कि अलग अलग जगह लोगों को मारने के लिए भेजता था, वसूली करने के लिए अलग अलग जगह भेजता था जिसको ये पैसे दिया हुआ है। तो काइंड ऑफ ये सेल्स वर्ड बन के रह गया है, पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रह गया है ट्रेगर रोमन का। लेकिन ट्रेगर रोमन बदले में इसको अच्छा पेमेंट देता था और रहने के लिए एक अच्छा घर दिया था जोरा को और उसकी वाइफ को। जोरा को भी ये काम करने में मजा आ रहा था, क्योंकि उसको ऐसा दिख रहा था कि पैसे बहुत आ रहे हैं। दूसरा, उसकी वाइफ भी यहाँ बहुत खुश है, उसको अब नखरे उखड़े बंद हो गए हैं, तो वो वाइफ भी बड़ी खुश होने लगी है यहाँ। तो वो बहुत खुश था, भाई अच्छे से काम कर रहा था। एक मिशन के लिए जोरा को भेजा जाता है डिस्प्यूटेड लैंड पे। इस मिशन को ये जल्दी कंप्लीट करके वापस लीस आता है, तो वो क्या जो वो चीज देखता है, वो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी वाइफ ट्रेगर और मोलन के साथ बेड बिस्तर पे लेटी हुई है। ये देख के जोरा पूरी तरह टूट जाता है कि भाई जिसके लिए हम इतना सब कुछ किए वो देखो क्या कर रही है मेरे आंखों के सामने। जोरा ट्रेगर को ये बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को जाने दो, हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। ट्रेगर बोलता है कि आज तक जितने भी पैसे मैंने तुम्हें दिए और जो भी हाउस दिया, सबका तुम हमको पेमेंट वापस करो, तुम ले जाओ अपनी वाइफ को। अब जोरा प्यार तो बहुत करता था अपनी वाइफ से, लेकिन वो ये देखा कि इसके लिए हम इतना सब कुछ खोए, हम अपने देश से निकाल दिए गए हैं, हमको अपने घर से हटा दिया, हम भागना पड़ा है, हम इतना लोन लेके इतना सब कुछ डिसऑनर काम किए हैं, और ये क्या कर रही है, इसको कदर नहीं था इस बात का, और ये दूसरे लड़के मर्द के साथ ये सब कर रही थी। तो इसको हम वापस क्यों लें, इतना फिर मेहनत करें इतना पैसा कमाने का, छोड़ दो। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी था स्टोरी में कि जोरा अपनी वाइफ से प्यार तो बहुत करता था। ठीक है, उसको ये दिखा कि उसकी वाइफ लेनेसी हाई टावर इस बंदे के साथ खुश है, इसलिए अब जोरा इन लोगों को छोड़ के अकेले चला जाता है वोलेंटिस में। दुखी जोरा वोलेंटिस चला जाता है। कुछ साल वहाँ वो इधर उधर का काम करता है, कहीं कहीं कुछ फाइट हो रहा है तो उसमें लड़ लेंगे, कुछ ट्रेडिंग का काम हो रहा है उधर लड़ लेंगे, इधर उधर काम करता रहता है, अलग अलग जगह की लैंग्वेजेस सीखते रहता है। एक दिन उसको मौका मिलता है वेस्ट दोथरा की जाने का। वेस्ट दोथरा, वहां जाके वो बहुत जल्द घुल मिल जाता है वहां के लोगों से, और बहुत जल्द वो दोस्त बन जाता है उनके लीडर खाल ड्रोगो का। ये उनके लिए अलग अलग बहुत सारे काम करता था, उनके लिए फाइट में भी पार्टिसिपेट करता था, उनके लिए अलग ट्रेडिंग अलग अलग सामान भी लाता था। तो वेस्ट दोथराकी का इनका बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। इसके अलग अपीयरेंस और बहुत अच्छे फाइटिंग स्किल के कारण जो दोथराकीज थे वो इसे नाम देते हैं जोरा दी एंडर। ठीक है, इसी पूरे टाइम पीरियड के दौरान जोरा मिलता है समहाउ लॉर्ड वेरिस से, और वो उनका इन्फॉर्मेंट भी बन जाता है। इसके आगे हम लोग जानते हैं कि जब खाल द्रोगो का शादी होता है, तब जोरा मिलता है डेनेरिस टारगेरियन से, जिसके आगे की स्टोरी हम लोग शो में प्रॉपरली जानते हैं। तो बैक स्टोरी जो जोरा मोमेंट का था वो यहीं तक था, हम लोग जाने उसके पीछे उसका कैसे वो बेरारिन से उसको भागना पड़ा, कैसे वो पहली बात तो वो ग्रेजॉय रेबेलियन के समय हीरो बना, फिर वो कैसे डिसऑनर्ड आदमी बना, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, और वो फाइनली कैसे डेनेरिस टारगेरियन से आके मिला। तो हमारा जो एक्स्ट्रा एपिसोड था वो आज यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा जो हमारा जो गेम ऑफ थ्रोन का जो सीरीज चल रहा है, जिसका चौथा एपिसोड आएगा, जिसमें हम लोग मेगॉड द क्रूएल और जेहरिस द ओल्ड के बारे में जानने वाले हैं, वो वीडियो जल्द से जल्द आने के लिए इस वीडियो पे मैं एक लाइक गोल रख रहा हूँ, जो कि है 150 लाइक्स का। ठीक है, 150 लाइक आएगा, अगला वीडियो इमीडिएटली शूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज्यादा अच्छा लग गया तो आप लोग इस वीडियो को हाइप कर सकते हो या आप सुपर थैंक्स कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के चैनल के सारे वीडियोस के क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।